वेलकम टू द पोटेंशियल एंड कॉन्सेप्ट ANTS सॉल्यूशन सीरीज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं FT3 के सॉल्यूशंस स्पेशली फॉर फिजिक्स पार्ट। माय नेम इज धैर्य सारस्वत एंड लेट्स गेट इनटू द सॉल्यूशंस। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज इफ अ स्टार कन्वर्ट्स ऑल हीलियम इन इट्स कोर टू ऑक्सीजन देन द एनर्जी रिलीज्ड पर ऑक्सीजन न्यूक्लियाई इज। दोनों के आपको मासेस वगैरह दे रखे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर सारा का सारा हीलियम ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है, तो अगर हीलियम को ऑक्सीजन में कन्वर्ट होना है तो वी हैव हीलियम एज 2He4 कन्वर्टिंग टू ऑक्सीजन विच हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन समथिंग लाइक दिस 8O16। तो मुझे कम से कम भी नहीं तो 4 हीलियम एटम्स की रिक्वायरमेंट होगी एक ऑक्सीजन न्यूक्लियाई को कन्वर्ट करवाने के लिए। तो अगर मुझे एनर्जी रिलीज की बात करनी है, यहाँ पर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी साथ में रिलीज हुई होगी। तो ये जो एनर्जी रिलीज हुई है दिस विल बी इक्वल टू जितना भी मास डिफेक्ट आएगा इनटू c²। E इक्वल्स टू mc², डेल्टा एम मास डिफेक्ट जितना भी आया इनटू c²। सो डेल्टा एम के लिए आपको जानकारी दे ही रखी है। हम ये भी जानते हैं कि रिएक्टेंट साइड पर आपका मास ज़्यादा रहा होगा, प्रोडक्ट साइड पर मास आपका कम हुआ होगा, प्लस कुछ एनर्जी रिलीज हुई है। तो यहाँ का मास ज़्यादा है, इसलिए 4 टाइम्स ऑफ हीलियम का मास आपको दे रखा है 4.0026 माइनस एक ऑक्सीजन न्यूक्लियाई बना तो 15.994 into c² is as we know 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमसे आंसर पूछा गया है। इफ यू कैलकुलेट दिस सो यू विल गेट द आंसर एज 10.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। Question 2. The internal and external diameters of a hollow cylinder are measured with the help of a vernier caliper. तो आपको एक सिलेंडर दिया गया है which is hollow। तो अगर hollow सिलेंडर की आप बात करें तो hollow सिलेंडर आपका कुछ ऊपर से देखने पर ऐसा दिखेगा। इसका एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर दोनों मेजरमेंट्स किए गए। एक्सटर्नल डायमीटर मेजर किया गया, इंटरनल डायमीटर मेजर किया गया, उसकी आपको वैल्यूज दे रखी है अलॉन्ग विद द एरर्स। The thickness of the wall of the cylinder is, thickness अब देखिए क्या हो जाएगी। thickness ये आपकी T thickness है, ये आपकी T thickness है। तो अगर आप एक्सटर्नल डायामीटर में से इंटरनल डायामीटर को माइनस करेंगे तो आपके पास 2 टाइम्स थिकनेस बचेगा, 2 थिकनेस आपके पास बचेगी। तो आपको एक्चुअल में इनका डिफरेंस डिवाइड बाय 2 निकालना है। 2T इज DI माइनस DO माइनस DI, आउटर डायमीटर माइनस इंटरनल डायमीटर। तो थिकनेस विल बी DO माइनस DI डिवाइडेड बाय 2। इनकी वैल्यूज आपको दी गई है अलॉन्ग विद द एरर। तो 4.23 माइनस 3.87 दैट विल गिव यू 0.36। और जब भी दो क्वांटिटीज को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एरर क्या हो जाता है, एरर ऐड हो जाता है। तो आपके पास एरर आएगा 0.36, तो आपकी मेन वैल्यू हो गई प्लस माइनस 0.02। दिस विल बी योर टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 तो आपकी टोटल वैल्यू जो आएगी दिस विल बी 0.18 प्लस माइनस 0.02। इस एरर को आपको 2 से डिवाइड नहीं करना है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ अ फॉर्मूला। ये आपको 0.36 को ही सिर्फ डिवाइड करना है। अगर आप 0.36 को इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी विच विल बी योर करेक्ट आंसर 0.18 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर्स। Question 3. 5 equal resistances of value capital R are connected in the form of a network as shown। ये आपको फिगर दे रखा है। The equivalent resistance of the network between the points A and B, A और B के बीच में अगर आपने कनेक्शन किया तो किस किस तरीके से आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आएगी। अगर आप इन दोनों को देखें, ये R और ये R, ये दोनों तो आपके लिए सीरीज में हो जाएंगे। तो ये हो गया 2R रेजिस्टेंस। 2R और R ये दोनों आपस में पैरेलल में हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम ही पॉइंट्स के अक्रॉस कनेक्टेड है, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा R इंटू 2R डिवाइडेड बाय R प्लस 2R दैट इज 2R बाय 3। तो ये तीनों रेजिस्टेंसेस मिलकर के 2R बाय 3 रेजिस्टेंस दे रहे हैं दैट इज इन सीरीज विद दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस R। तो अब आपके पास टोटल रेजिस्टेंस हो गया है 2R बाय 3 प्लस R सीरीज में है, तो ये हो जाएगा 5R बाय 3
तो A से B के बीच में यहां पर तो 5R/3 रेजिस्टेंस बन रहा है इन पांचों रेजिस्टेंस के कारण, और ये रेजिस्टेंस उनके साथ में पैरेलल में है। अगर ये पैरेलल में है तो अब आपके पास में जो R इक्विवेलेंट बनेगा दैट विल बी 5R/3 इंटू R अपॉन 5R/3 प्लस R। सो दिस विल बी 5R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 plus 5 that is 8R, so that is 5/8R। 5R/8 will be your answer, option C will be your correct answer। तो आपके पास इसमें यही आइडेंटिफाई करना है कौन से सीरीज में है, कौन से पैरेलल में है। खास बात ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखिए कि जिन पॉइंट्स के अबाउट इन्हें कनेक्ट किया गया है उन्हीं के अबाउट आप एक इमेजिनरी बैटरी कंसिडर कर लीजिए, उसी से आपका आंसर इजीली आपको मिल जाएगा। AC के अक्रॉस भी आप करके देख सकते हैं, AD के अक्रॉस भी करके देख सकते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी आंसर आए वो आप जरूर कैलकुलेट करके देखें। क्वेश्चन 4 हमसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स इज और आर नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, कौन सा पॉसिबल इनमें से नहीं है? तो देखिए पहला ग्राफ अगर देखें, डिस्टेंस पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया। डिस्टेंस, क्या कभी भी डिस्टेंस डिक्रीज कर सकता है? आंसर इज नो। स्केलर क्वांटिटीज डिक्रीज नहीं करती हैं, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो ए वाला ग्राफ तो पॉसिबल नहीं है। बी वाला ग्राफ अगर आप देखेंगे तो ये लगातार बढ़ता जा रहा है विच इज पॉसिबल। सी वाला ग्राफ अगर आप देखेंगे तो अगेन पहले डिस्टेंस इंक्रीज किया फिर डिस्टेंस डिक्रीज किया, तो अगेन एक तो डिस्टेंस इंक्रीज और डिक्रीज दोनों नहीं कर सकता। दूसरा, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर आप देखेंगे तो दो डिस्टेंसेस निकल कर आ रहे हैं। दो डिस्टेंसेस एक ही टाइम इंटरवल पर नहीं हो सकते। डिस्प्लेसमेंट्स दो हो सकते हैं मगर डिस्प्लेसमेंट्स भी दो नहीं हो सकते, डिस्टेंस भी दो नहीं हो सकते। तो ए और सी दोनों ही ग्राफ पॉसिबल नहीं है। डी ऑप्शन को भी देखें तो डी ऑप्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, तो ये भी पॉसिबल है। योर करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन ए, दैट इज ए एंड सी आर रॉन्ग ऑप्शंस। तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 5, अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी इक्वेशन आपको दी गई है कॉस में, प्रोपोगेट्स इन अ मीडियम, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आपसे पूछा गया है। तो जैसे ही आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन दी जाए आप वेलोसिटी ऑफ वेव निकाल सकते हैं, दैट इज ओमेगा बाय के। ओमेगा अगर आप इसमें देखें दैट इज 6 × 10⁸ डिवाइडेड बाय के दैट इज 4, तो ये हो जाएगा 1.5 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। ये आपकी स्पीड ऑफ वेव निकल के आई है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो होती है वो आपको पता है 3 × 10⁸ होती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये हो जाएगा 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.5 × 10⁸ दैट इज 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 निकल के आएगा। योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। क्वेश्चन 6, क्रिटिकल एंगल ऑफ द लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज मिनिमम फॉर वॉयलेट कलर। तो देखिए क्रिटिकल एंगल के लिए आपके पास रिलेशन होता है sin θc इज इक्वल टू 1/μ, लेकिन म्यू आपका ग्लास टू एयर वाला आपको चाहिए। ग्लास टू एयर के लिए म्यू जो आता है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, तो जिसका लेमडा ज्यादा होगा उसका म्यू कम निकल के आएगा। उस हिसाब से अगर आप इस स्टेटमेंट को चेक करेंगे तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि द वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट लाइट इज ग्रेटर देन द लाइट ऑफ अदर कलर्स। विबग्योर में अगर आप देखते हैं, विबग्योर में आप लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो लेमडा इंक्रीजेस, एनर्जी डिक्रीजेस, तो रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, वॉयलेट की वेवलेंथ कम निकल के आती है। यानी कि स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। आपका ऑप्शन सी जो है दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 7, a force of 7I cap plus 6K cap Newton makes a body move on a rough plane with a velocity of 3J cap plus 4K cap. The power in what is? अब देखिए कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट पर, लेकिन वो एक रफ प्लेन पर लग रहा है। रफ प्लेन पर लग रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ उसके ऊपर फ्रिक्शन भी एक्ट कर रहा होगा, और आपको वेलोसिटी जो दी गई है दिस इज 3J cap plus 4K cap विच इज अ कांस्टेंट, ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है।
तो जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तब आप पावर का एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल्स टू एफ डॉट वी। दोनों का अगर आप डॉट प्रोडक्ट करें तो 7 आई कैप, इधर तो आई कैप है ही नहीं तो वो 0 हो गया, जे कैप वो भी खत्म हो गया, 6 4 ज़ा 24, तो 24 वॉट्स ये आपकी टोटल पावर निकल के आएगी। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 8, अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ v वोल्ट्स, v वोल्ट तक उसे चार्ज किया गया है, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट अ डिस्टेंस r विल बी। तो देखिए एक स्फीयर है, इसको आपने कुछ चार्ज दिया तो इसके पास पोटेंशियल आ गया होगा के क्यू बाय इसका रेडियस r, रेडियस इज कैपिटल R। मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर, किसी p पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आउटसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर, आउटसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर आ जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर। यहाँ से के क्यू की वैल्यू को मैं v इंटू कैपिटल R लिख सकता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रिटन एज v इंटू कैपिटल R डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर, v इंटू कैपिटल R डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर। आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन 9, two men with weights in the ratio 4:3 run up a staircase in time in the ratio 12:11. The ratio of power of the first to that of the second is, पहले वाले की पावर वर्सेस दूसरे वाले की पावर का रेशो आपसे पूछा गया है, P1:P2। P1 अगर आप देखेंगे तो उसने फोर्स या उसकी एनर्जी में चेंज जो आ रहा है वो mgh का चेंज आ रहा है। mgh उसका वेट जो है 4:3 के रेशो में है, तो पावर जो होती है, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट टाइम, चेंज इन एनर्जी पर यूनिट टाइम। चेंज इन एनर्जी यहाँ पर हो रही है दोनों के लिए ही mgh पर यूनिट टाइम। हाइट दोनों के लिए सेम है, g दोनों के लिए सेम है, मास या वेट जो है ये दोनों के लिए अलग अलग है, टाइम दोनों के लिए अलग अलग है। तो P1/P2 का रेशो में लिख सकता हूँ m1/T1 डिवाइडेड बाय m2/T2। क्योंकि हमें वेट बोला गया है तो इसको आप g से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वेट वाला रेशो ही बन जाएगा। खैर उससे कोई खास फर्क पड़ेगा भी नहीं। तो वेट्स का रेशो ये दिया गया है 4:3 इंटू T2/T1। T2/T1 का रेशो उल्टा आपको करना पड़ेगा तो 11/12, सो ये हो जाएगा 11/9। 11/9 दैट मीन्स ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 10, द सर्किट एज शोन इन द फिगर इज इक्विवेलेंट टू, आपको लॉजिक गेट्स का एक अरेंजमेंट दिया गया है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट आपसे पूछा गया है कि कैसा बनेगा। तो अगर ए आप आउटपुट देखेंगे, ए का आउटपुट, इधर में आपके पास एक नॉर गेट है, ये भी एक नॉर गेट है, तो ऊपर भी ए जाएगा नीचे भी ए जाएगा, ए प्लस ए विल बी इक्वल टू ए। उसका नेगेशन और करना है क्योंकि आगे एक नॉट गेट और लगा हुआ है। तो पहले जो आपके पास आउटपुट आएगा दैट इज ए बार, बी का अगर आप आगे आउटपुट देखेंगे तो दैट इज बी बार, और आगे उसको फिर से एक नॉर गेट में फीड किया गया है तो ए बार प्लस बी बार का होल बार, ये आपके पास यहाँ पर आउटपुट निकल के आएगा। उसको अगेन इन दो नॉर गेट्स में फीड किया गया है, उसको अगेन आप नॉर गेट्स में फीड करेंगे तो आपके पास जो आउटपुट निकल के आएगा दैट विल बी इक्वल टू अ नैंड गेट आउटपुट। तो अगर आप ए और बी के अंदर वापस इनपुट लगा के भी देखेंगे, पूरा इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो ट्रूथ टेबल इसका निकल के आएगा 0 0 का आप देखेंगे तो 0 0 का एंड गेट कर देता 0, नैंड गेट कर देगा 1, 0 1 का एंड गेट कर देता 0, नैंड गेट कर देगा अगेन 1, 1 0 का आउटपुट आपके पास 1 आता एंड 1 1 का एंड गेट का आउटपुट आता 1, नैंड गेट का आ जाएगा उसका उल्टा दैट इज 0। तो आप अगर इसका भी आउटपुट चेक करेंगे तो आपके पास इस टाइप की ट्रूथ टेबल मिलेगी। इस टाइप की ट्रूथ टेबल से आपका ऑप्शन बनता है नैंड गेट इज ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 11, ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M is attached between two springs। ये दो स्प्रिंग आपको दी गई है, कैपिटल M का मास दिया गया है। The other ends of the springs are fixed to form supports. If the spring has a spring constant K, the period of oscillation of the block will be। अब देखिए इसके ऊपर एक mg sin थीटा इस तरफ लग रहा होगा, mg cos थीटा इस तरफ लग रहा होगा। mg sin थीटा जो है that is a constant force। तो कांस्टेंट फोर्सेस का टाइम पीरियड के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये आप और हम जानते हैं।
इस साइड पे जो स्प्रिंग लगी है और इस साइड पे जो स्प्रिंग लगी है, ये दोनों की दोनों किस तरह से कनेक्टेड है। देखने में आपको लग रहा होगा कि ये पता नहीं किस टाइप का कॉम्बिनेशन है, लेकिन अगर आप इनका डिस्प्लेसमेंट चेक करें, अगर मैं इसको x नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट दूं तो इसमें भी x का डिस्प्लेसमेंट आएगा, इसमें भी x का डिस्प्लेसमेंट आएगा, और जब भी दोनों स्प्रिंग्स में बराबर बराबर डिस्प्लेसमेंट आता है तब स्प्रिंग्स जो हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड होती है। पैरेलल में अगर कनेक्टेड होती है तो k इक्विवेलेंट जो होता है पैरेलल के लिए वो सीधे सीधे ऐड हो जाता है। तो 2k विल बी योर k इक्विवेलेंट। k इक्विवेलेंट जो है वो आपका पैरेलल में, अगर आप देखेंगे फॉर्मूला, तो दोनों स्प्रिंग्स का स्टिफनेस आपको ऐड करना पड़ेगा k प्लस k। सो k इक्विवेलेंट इज 2k। इसके हिसाब से अगर आप पीरियड देखेंगे, टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ टोटल मास जितना भी है अपॉन k इक्विवेलेंट। तो ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ मास डिवाइडेड बाय 2k। दिस विल बी योर टाइम पीरियड। सो ऑप्शन A will be the correct answer. Question 12. In a resonance pipe, the first and second resonance are obtained at lengths 22.7 and 70.2 respectively. What will be the end correction? End correction की वैल्यू क्या होगी? तो अगर आप रेजोनेंस पाइप में देखें, आपके पास इस तरह से पानी भरा हुआ होता है और इसके अंदर जो वेव बन रही होती है वो कुछ इस तरह से बन रही होती है। थोड़ा सा ये जो एंटीनोड बनता है ये बाहर की तरफ बनता है। तो ऐसी 2 बार रेजोनेंस निकल के आती है। एक बार ये इक्वेशन बनेगी, दूसरी बार एक लूप इसके अंदर और ऐड हो जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आती है, L1 प्लस ई इज इक्वल्स टू लेमडा बाय 4। एक नोड और एक एंटी नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज लेमडा बाय 4। दूसरी बार इसी के अंदर एक कंप्लीट लूप ऐड हो चुका होगा। कंप्लीट लूप ऐड हो चुका है मतलब लेमडा बाय 2 ऐड हो चुका है। तो ये आपके पास निकल के आएगा 3 लेमडा बाय 4। इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास एंड करेक्शन का फॉर्मूला निकल के आएगा L2 माइनस 3L1 डिवाइडेड बाय 2। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी है, आपको याद होना चाहिए। नहीं याद हो तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन के अंदर अगर आप एंड करेक्शन की वैल्यूज फीड करेंगे तो L2 याद रखिएगा, इस फॉर्मूले में हमेशा ज्यादा वाली लेंथ लेनी है। तो ज्यादा वाली लेंथ दैट इज 70.2 माइनस 3L1 इज 22.7 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको अगर आप पूरा सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर एज 1.05 सेंटीमीटर्स। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 13. Light of wavelength 5000 angstrom falls on a sensitive plate with photoelectric work function as 1.9 electron volts. The kinetic energy of the photoelectron emitted will be. Kinetic energy आपको कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है hc बाय लेमडा माइनस 5। लेमडा आपको दिया गया है hc, अगर आप एंगस्ट्रॉम में बात करेंगे 12,400 डिवाइडेड बाय 5000, ये आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में एनर्जी देगा। माइनस 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आपको वर्क फंक्शन दिया गया है। इसको अगर आप कैलकुलेट करें सो दिस विल बी 12.4 बाय 5, दे हो जाएगा 2.48 माइनस 1.9, सो ये हो जाएगा 0.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। 0.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स अगर आप ऑप्शन में चेक करेंगे सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Question 14. Two identical springs are connected to mass m as shown. K spring constant दिया गया है. If the period of the configuration is 2s, इसका पीरियड दिया गया है 2s। तो देखिए सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में जब भी कनेक्टेड होती है तो k इक्विवेलेंट जो है वो 1/k करके हम ऐड करेंगे, वो k बाय 2 बन जाएगा। तो सीरीज का जो टाइम पीरियड आ रहा है दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k बाय 2। पैरेलल एंड दिस वैल्यू इज 2। पैरेलल में जो टाइम पीरियड आ रहा है, पैरेलल में क्या हुआ है, इन दोनों को इस तरीके से अरेंज कर दिया गया है। तो आपका k इक्विवेलेंट जो होगा वो हो जाएगा 2k के बराबर। इसी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। इनका अगर आप रेशो देखेंगे तो ये निकल के आ जाएगा, मास से मास कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, दिस विल बी 2/t इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4:1। तो t निकल के आ जाएगा 1s के बराबर। 1s ये 2s था, ये भी 2s था। सो t विल बी इक्वल टू 1s, दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 15. द पोटेंशियल अक्रॉस 3 farad कैपेसिटर इज 12 volts when it is not connected to anything. तो देखिए आपके पास एक कैपेसिटर दिया गया है
3 फैरेड्स का, जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताया गया है कि 12 वोल्ट्स था। तो इसके ऊपर आप चार्जेस भी बता सकते हैं, 12 3 36 Q इक्वल टू CV। तो 36 कूलम्स का इसके ऊपर चार्ज है, माइनस 36 कूलम्स का इसके ऊपर चार्ज ऑलरेडी था। इट इज देन कनेक्टेड इन पैरेलल विद एन अनचार्ज्ड 6 फैरेड कैपेसिटर। अनचार्ज 6 फैरेड कैपेसिटर है, तो इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट रहा होगा। इन दोनों को आपस में पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर होगा। कब तक? जब तक पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। जैसे ही बराबर पोटेंशियल आ जाएगा फिर चार्ज ट्रांसफर होना रुक जाएगा। तो कॉमन पोटेंशियल का आपके पास फॉर्मूला होता है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, जो आप चार्ज कंजर्वेशन की इक्वेशन से और पोटेंशियल की इक्वेशन से निकालते हैं। तो C1V1 हमें पता है, C1V1 हो गया है 36 प्लस 0 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इज 9, तो ये आ गया आपके पास में 4 वोल्ट्स। कॉमन पोटेंशियल आपके पास आ चुका है 4 वोल्ट्स का, यानी बाद में इसके पास भी 4 वोल्ट पोटेंशियल है, इसके पास भी 4 वोल्ट पोटेंशियल है। उसके हिसाब से आप नया चार्ज Q1 डैश जो आएगा वो भी निकाल सकते हैं। तो C1 इंटू V कॉमन, C1 इंटू V कॉमन, C1 है आपके पास 3 फैरेड, 3 4 12, so 12 कूलम is Q1 dash, Q2 dash that will be equal to 6 into 4, that is 24 कूलम्स। तो Q1 dash आ गया है, Q2 dash आ गया है। अब ऑप्शन चेक करते हैं। चार्ज ऑन 3 फैरेड कैपेसिटर इज 12 कूलम्स। सो A के लिए आपके पास ऑप्शन बनेगा P, B के लिए आपके पास ऑप्शन बनेगा Q। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 फैरेड कैपेसिटर, तो C दोनों के लिए कॉमन पोटेंशियल 4 वोल्ट ही आना है, तो C के लिए भी 4 वोल्ट, दैट इज ऑप्शन S। और D वाले ऑप्शन के लिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 फैरेड, वो भी ऑप्शन S में ही आएगा। तो PQSS दैट शुड बी योर सीक्वेंस, PQSS। तो PQSS अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन B विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 16, a coil having an inductance of 0.5 Henry carries a current which is uniformly varying from 0 to 10 amperes in 2 seconds। यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है, तो अगर आप करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएंगे तो 0 से 10 जाता है लीनियरली, तो 2 सेकंड में ये वैल्यू उसके पास आ गई है 10 एम्पियर्स की। ईएमएफ आपको बताना है। ईएमएफ का फॉर्मूला हम जानते हैं, ईएमएफ ई निकल के आता है -L di/dt। di/dt अगर आप इस ग्राफ से देखें तो ये स्लोप है, स्लोप आपकी निकल के आ रही है 5 के बराबर। तो -L, माइनस तो खैर सिर्फ आपको डायरेक्शन बताने के लिए है कि उसका करंट के ग्रोथ का ऑपोजिशन कर रहा होगा। तो 0.5 इंटू di इज 10 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 5, तो ये हो जाएगा 2.5 वोल्ट्स। So 2.5 volts will be generated. Option C will be your correct answer. Question 17. Two identical rods, each of mass m and length L, are kept according to the figure. The moment of inertia of rods about an axis passing through O से पास होती हुई एक्सिस है, and perpendicular to the plane of rods. तो plane of rod देखिए, प्लेन बोर्ड का जो प्लेन बन रहा है वही प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए एक्सिस, मतलब ये वाली एक्सिस होनी चाहिए। तो एक्सिस पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपने एक्सिस पहचान ली, फिर तो इसका मास m है, लेंथ l है, इसका मास m है, लेंथ l है, दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शियाज ऐड हो जाएंगे। इस एंड के अबाउट इस पर्टिकुलर रॉड का, इसका मास m है, लेंथ l है, इसका मास m है, लेंथ l है, इस अकेली रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर आया होगा mL²/3, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वाली है, तो ये रॉड के लिए ये एंड वाला फॉर्मूलेशन हम यूज करेंगे। उसी तरह से ये वाली भी एंड के अबाउट ही घूम रही है, और दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करना है क्योंकि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, दोनों बराबर ही है, तो इंटू 2, तो 2mL²/3 विल बी योर आंसर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 18, देयर इज सम चेंज इन लेंथ व्हेन अ 33,000 Newton tensile force is applied to a steel rod of cross section area 10⁻³ मीटर स्क्वायर। तो अगर आपके पास एक रॉड दे रखी है, इसको आपने यहाँ से कुछ बांध रखा है, इसके ऊपर आपने कुछ फोर्स लगाया, तो आपके पास में इलोंगेशन कुछ निकल के आया। इसका आपको एरिया दे रखा है, इसका फोर्स दे रखा है। द चेंज इन टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम इलोंगेशन, जितना इलोंगेशन ये निकल के आया उतना ही इलोंगेशन आपको टेम्परेचर चेंज करके अगर करवाना होता तब ये कितना निकल के आता। तो डेल्टा एल आप जानते हैं कि स्ट्रेस
वाले फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, ये निकल के आएगा FL/AY। दिस डेल्टा L शुड बी इक्वल टू L अल्फा डेल्टा T। तो लेंथ की अगर आप बात करें तो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी, इसलिए आपको लेंथ की शायद इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे रखी है, लेंथ तो कैंसिल ही हो रही है। डेल्टा T आपको निकालना है ताकि ये एलोंगेशन बराबर बराबर आ जाए। फोर्स आपको दे रखा है 33,000 ऑफ न्यूटन्स। एरिया है मीटर स्क्वायर में ही 10⁻³ यंग्स मॉडुलस इज 3 × 10⁻11 इज इक्वल्स टू अल्फा आपको दे रखा है 1.1 × 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस इंटू डेल्टा T। तो 1.1 से अगर आप देखेंगे तो ये चला जाएगा 3 टाइम्स, 3 से जाएगा पूरा कम्प्लीटली, यहाँ पे बचेगा आपके पास 0.1 तो 10⁻⁻6 हो गया। तो डेल्टा T 10⁻3 10⁻8 10⁻8 बचा, 10⁻8 ऊपर जाएगा तो 10⁻8 10⁻8 तो ये हो गया 10⁻5 इज इक्वल्स टू 0.1 × 10⁻5 डेल्टा T। ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, डेल्टा T की वैल्यू आपके पास आ गई 10, और क्योंकि पर डिग्री सेल्सियस में था तो 10 डिग्री सेल्सियस। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 19, द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस डू नॉट ओबे क्यूरीज लॉ। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस डू नॉट ओबे क्यूरीज लॉ, क्या स्टेटमेंट सही है? नहीं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्यूरीज लॉ को ही फॉलो करते हैं। क्यूरीज लॉ बोलता क्या है कि क्यूरी टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि सेकंड स्टेटमेंट भी वही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 20, द पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स इज गिवन बाय U इज इक्वल्स टू ax² - bx। पोटेंशियल एनर्जी का आपको एक्सप्रेशन दे रखा है U इज इक्वल्स टू ax² - bx। नेट फोर्स, इक्विलिब्रियम पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम, द इक्विलिब्रियम इज, किस टाइप का इक्विलिब्रियम है ये भी आपको बताना है। तो कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का रिलेशन होता है माइनस ऑफ del U by del x। माइनस ऑफ del U by del x अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस ऑफ 2ax प्लस b, इसके बराबर आएगा। अब एक एक करके बात करते हैं। तो फोर्स की अगर बात करी जाए तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम b माइनस 2ax है, तो a के लिए q बनेगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन वो होती है जिस पर नेट फोर्स जीरो हो जाती है। नेट फोर्स अगर जीरो करनी है तो x निकल के आएगा b/2a। x इज इक्वल टू b/2a, यानी कि b निकल के आएगा p के बराबर। पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो यही x वापस इस पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए। तो ab²/4a², ये कैंसिल, माइनस b²/2a, तो ये आ जाएगा हमारे पास में माइनस ऑफ b²/4a के बराबर। माइनस ऑफ b²/4a यानी कि c आपके पास बनेगा r वाला। एंड द इक्विलिब्रियम इज, किस टाइप का इक्विलिब्रियम निकल के आया है? तो देखिए, जब कंजर्वेटिव फोर्स जीरो हो रही थी उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो माइनस b²/4a आ रही है, नेगेटिव निकल के आ रही है। इसको अगर आप मिनिमा मैक्सिमम मिनिमा के कॉन्सेप्ट से भी चेक करेंगे तो इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर दीजिए, d2u/dx²। d2u/dx² अगर आप इसका चेक करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2a, सॉरी प्लस का 2a, del u by del x, इसको आपको सॉल्व करना है। तो 2a ये पॉजिटिव निकल के आ रहा है, तो d2u/dx², तो d2u/dx² आपके पास आएगा प्लस 2a। ये पॉजिटिव आ रहा है, ये आपके पास पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर मिनिमम है। और जब पोटेंशियल एनर्जी किसी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर मिनिमम होती है तो वो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम बनता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम बनता है तो D का S निकल के आएगा। तो QPRS के हिसाब से अगर आप देखें तो ऑप्शन A विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 21, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द चार्ज्ड एंड आइसोलेटेड कैपेसिटर इज डिक्रीज्ड व्हेन द इलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड। इलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब आप इंसर्ट करते हैं, इस तरह से मान लीजिए किसी डाइलेक्ट्रिक को इसके अंदर फीड किया गया, तो देखिए उस डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट क्या होता है। यहाँ पर जो चार्ज है इस पर तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन इसके अंदर जो चार्ज है यहाँ पर,
यहाँ पर कुछ ना कुछ चार्ज का इंडक्शन हो जाएगा, जिसको आप बाउंडेड चार्ज भी कहते हैं। तो बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, लेकिन अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है। तो E आउटसाइड माइनस E इनसाइड, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में होने के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो अंदर वाली वो कम हो जाती है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 की बात करें तो व्हेन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ चार्ज्ड कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस, यही इंड्यूस्ड चार्जेस की बात कर रहा है, इज ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड विच इज ट्रू। ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड, बाहर वाली एक्सटर्नल फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरफ थी, अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आई है, और यही इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन 22, एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड फ्लोज थ्रू अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब एज शोन इन द फिगर, देन द वेलोसिटी v ऑफ द फ्लूइड इज, ये वाली वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है। सिंपल कंटिन्यूटी इक्वेशन, कभी भी आपके पास में फ्लूइड में फ्लो ऑफ फ्लूइड का क्वेश्चन आए तो आपके पास में दो ही ऑप्शन है और कुछ है ही नहीं आपके पास। बर्नौलीज इक्वेशन या तो आप लगाएंगे या कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन में अगर आप देखें ये आपके पास निकल के आएगा 3 टाइम्स a, दिस शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग फ्लूइड हो जाएगा 1.5 टाइम्स a प्लस 1.5 a टाइम्स v। a तीनों का एरिया क्योंकि बराबर, मतलब a जो है वो बराबर है, इसलिए वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 1.5 ये जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू v। तो v आपके पास निकल के आ रहा है 1 मीटर्स पर सेकेंड। v विल बी 1 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन 23, two blocks of masses m1 and m2 are being connected with a light spring of stiffness k are driven with forces f1 and f2 on a smooth horizontal plane. If the blocks move with same acceleration a0, the value of acceleration a0 is। इस टाइप से आपको दो मासेस दिए गए हैं, दोनों के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, a0 दोनों का ही कॉमन एक्सेलरेशन निकल के आया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कितना एक्सेलरेशन ये निकल के आएगा। इस सिस्टम के ऊपर आप अगर नेट फोर्स की बात करेंगे तो F1 माइनस F2 ये तो आपका नेट फोर्स लग रहा है। स्प्रिंग फोर्स की बात अगर आप करेंगे तो kx फोर्स जितना m1 के ऊपर लग रहा होगा उतना ही kx फोर्स m2 के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। F1 माइनस F2 ये आपके पास निकल के आएगा m टाइम्स a0। m अगर आप देखें तो m1 a0, m1 का भी उतना ही एक्सेलरेशन है, m2 का भी उतना ही एक्सेलरेशन है, तो a0 आपके पास निकल के आ जाएगा नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। सो यहाँ से अगर आप ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 24, अ प्लेनो कॉन्केव लेंस इज मेड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 and the radius of curvature of its curved face is 100 centimeter. What is the power of lens? एक प्लेनो कॉन्केव लेंस है। प्लेनो कॉन्केव लेंस मतलब एक सरफेस प्लेन है, दूसरी सरफेस कॉन्केव है, इस टाइप से आपको कुछ दिया गया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका आपको बताया गया है म्यू जो है दैट इज 1.5। रेडियस ऑफ कर्वेचर कर्व्ड सरफेस का 100 सेंटीमीटर्स है। व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस? पावर ऑफ लेंस आपको बतानी है। तो पावर ऑफ लेंस आपके पास आती है 1 अपॉन फोकल लेंथ, और 1 अपॉन फोकल लेंथ का इसके पास आपके पास फॉर्मूला आता है म्यू माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। इस सरफेस का आप रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर देखेंगे तो दिस इज इनफाइनाइट, क्योंकि ये एक प्लेन सरफेस है। म्यू आपको दे ही रखा है, तो 1.5 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन इनफाइनाइट माइनस 1 अपॉन r2 जो है, अगर इंसिडेंट रे ये है तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहा है, इसका सेंटर कहीं यहाँ पर बनेगा, तो इंसिडेंट रे और रेडियस दोनों का डायरेक्शन सेम निकल के आ रहा है, तो r2 जो है ये प्लस 100 का पुट करना पड़ेगा। अच्छा 100 आपको सेंटीमीटर में दे रखा है, तो ये अगर आप ऐसा यूनिट मीटर में पुट करेंगे तो ये 1 मीटर आपको यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, तो ये 1 मीटर आपको इसको पुट करना पड़ेगा। इसको अगर आप पूरे को सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा आपके पास में माइनस ऑफ 0.5, और क्योंकि सब कुछ ऐसा यूनिट में है तो माइनस 0.5 डायोप्टर, यानी कि एक डाइवर्जिंग लेंस है, तो उसके हिसाब से ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 25,
the ratio of energy required to raise a satellite up to height h above the earth of radius capital R to that of the kinetic energy of the satellite into that orbit is the ratio of energy required to raise a satellite. आपके पास एक कोई सैटेलाइट थी, up to a height h, किसी h हाइट पर ले जाने में आपको जितनी काइनेटिक एनर्जी चाहिए। अब देखिए दोनों सिनेरियोज में आप फर्क समझिए। एक में क्या करना है, इसको h हाइट तक पहुंचाना है, भले ही वो वहां से वापस भी आ जाए तो आपको चलेगा। इसका मतलब यहाँ पर वेलोसिटी आपकी 0 होनी चाहिए सिनेरियो 1 में। सिनेरियो 2 में आपको क्या बोला गया है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इनटू दैट ऑर्बिट। इसी ऑर्बिट में अगर मुझे इसको प्लेस करना होता, h हाइट के ऑर्बिट में ही अगर इसको रखना होता, तो मुझे जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती उसका रेशो कितना कितना आएगा, आपसे ये पूछा गया है। तो फर्स्ट सिनेरियो में आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन करते हुए निकाल सकते हैं। सरफेस के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी चाहिए हाफ mv² प्लस सरफेस पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, मैंने मान लिया वो 0 है, सॉरी 0 नहीं क्योंकि बड़ा डिस्टेंस है, तो ये आएगा माइनस ऑफ g कैपिटल M स्मॉल m बाय कैपिटल R इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट 2 वो आपको 0 करनी है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट 2 वो आपके पास आएगी माइनस ऑफ GMM डिवाइडेड बाय R प्लस H। तो काइनेटिक एनर्जी 1 वाले सिनेरियो में आ रही है माइनस ऑफ GMM, इसको तो आप कॉमन निकाल लीजिए, तो आपके पास बचेगा 1 अपॉन R प्लस H माइनस 1 अपॉन R। ये आपके पास निकल के आएगा माइनस ऑफ GMM, R से R कैंसिल, आपके पास बचेगा माइनस ऑफ H अपॉन R प्लस H इंटू R। सो टोटल विल बी GMM H अपॉन R इंटू R प्लस H। इतनी काइनेटिक एनर्जी आएगी फर्स्ट सिनेरियो में। सेकेंड सिनेरियो में ये जो काइनेटिक एनर्जी आपने 0 कर दी थी, उसकी बजाय इसी काइनेटिक एनर्जी को आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर रखना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी इन सेकेंड सिनेरियो विल बी इक्वल टू, ये वैल्यू तो ऐसी कैसी रहेगी, GMM इंटू H अपॉन R टाइम्स ऑफ R प्लस H, प्लस ये जो काइनेटिक एनर्जी आपने 0 कर दी थी इसकी बजाय हाफ m इंटू ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी के पास का आपका पास फॉर्मूला आता है अंडर रूट ऑफ GM बाय R प्लस H, जो भी आपका रेडियस ऑफ ऑर्बिट है उसमें आपको प्लेस करना होता है। तो GM अपॉन R प्लस H ये आपके पास निकल के आएगा। तो इन दोनों को अगर आप डिवाइड करेंगे तो R प्लस H कैंसिल हो जाएगा, GMM आपके पास कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो रेशियो बचेगा K1 बाय K2, तो K1 अपॉन K2 अगर आप करेंगे, K1 अपॉन K2 अगर आप करेंगे तो आपके पास सॉल्व आउट होके ये आएगा H2H डिवाइडेड बाय R। ये यहाँ से 2 जो बचेगा ये ऊपर चला जाएगा और रेडियस आपके पास नीचे बचेगा। तो इन दो को आपको सॉल्व करना है। बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट आपका लगेगा। तो 2H अपॉन R से अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। इन द अरेंजमेंट शोन बिलो, force P is just sufficient to keep equilibrium of 100 Newton block. T1, T2 and T3 are tension in strings A, B, C, D and EF and T4 is the total force. T4 total force on the block के बराबर है और ब्लॉक का वेट आपको दे रखा है 100 न्यूटन, ऐसा कुछ आपको फिगर दे रखा है। सारी की सारी वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी है। तो इस P की अगर आप वैल्यू देखेंगे तो जितना P इस तरफ लग रहा है उस हिसाब से कुछ ना कुछ टेंशन लग रहा होगा, तो जो ये T1 लगा है वही T1 इस तरफ भी आया होगा। तो इस स्ट्रिंग में अगर आप देखें तो 2T1 और 2T1 इधर में आ जाएगा 4T1 के बराबर। तो टोटल अगर आप इस ब्लॉक पर देखेंगे तो आपके पास आ रहा है T1 प्लस T2 प्लस T3 दैट इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन्स विच इज इक्वल्स टू T4 आपको क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि टोटल फोर्स के बराबर है। T1 ये दोनों फोर्सेस मिलके ऊपर की तरफ भी लग रहे होंगे तो ये आएगा 2T1 इधर लग रहा होगा, इधर से लग रहा है T2, तो T2 की वैल्यू आई 2T1। सिमिलरली यहाँ से लगा T2 ये हो गया 2T2 मतलब 4 टाइम्स T1, दिस इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन। तो 7T1 जो है ये आपके पास आ रहा है 100 न्यूटन, T1 निकल के आ जाएगा 100/7। T1 100/7 है तो T2 2T1 के बराबर था तो 200/7 एंड T3 हो जाएगा 400/7।
उसके हिसाब से आप ऑप्शंस मैच कर लीजिए। तो ऑप्शन ए मतलब T1 जो है, T1 आपका बन रहा है Q, T2 आपका बन रहा है R, T3 बन रहा है P एंड T4 D बन रहा है S। QRPS अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, QRPS, राइट। क्वेश्चन 27, अ रॉड ऑफ लेंथ L इज हिंज्ड एट वन एंड एंड केप्ट हॉरिजॉन्टल। तो एक रॉड है जिसको हॉरिजॉन्टल रखा गया है। इट इज अलाउड टू फॉल द वेलोसिटी ऑफ द अदर एंड, ये वाले एंड की वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस द लोएस्ट पोजीशन, जब ये लोएस्ट पोजीशन पर आएगी तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखिए एक सर्कुलर मोशन करता हुआ ये नीचे गया है, सर्कुलर मोशन करता हुआ ये नीचे गया है, तो इसकी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जितनी भी है दैट इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी सेंटर ऑफ मास यहाँ से L/2 डिस्टेंस नीचे आ गया है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, उल्टा गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जो हुआ है दैट इज इक्वल्स टू mg इंटू L/2, सेंटर ऑफ मास L/2 डिस्टेंस नीचे आ गया है, दैट इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है उसको मैं हाफ I ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ये पूरी रॉड रोटेशनल मोशन में जा रही है, तो mg L/2 इज इक्वल्स टू हाफ I है आपके पास ml स्क्वायर बाय 3 एंड से करने के लिए इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो मास से मास कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ भी कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा आपके पास निकल के आया अंडर रूट ऑफ 3g/L। अंडर रूट ऑफ 3g/L मुझे इस वाले एंड की वेलोसिटी निकालनी है, तो ये वेलोसिटी निकल के आएगी ओमेगा इंटू रेडियस। ओमेगा है अंडर रूट ऑफ 3g/L इंटू रेडियस है L, तो ये हो जाएगा रूट 3gL। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Question 28. A straight wire carrying current I is turned into a circular loop. If the magnitude of magnetic moment is associated with it is capital M, then length of wire will be. आपके पास एक वायर था, उसको आपने एक सर्कुलर लूप में कन्वर्ट कर दिया, तो इसका रेडियस अगर r है और इसकी लेंथ अगर l है, तो l कैन बी रिटन एज 2πr, तो रेडियस आपके पास आ जाएगा l/2π। मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद इट इज कैपिटल M। मैग्नेटिक मोमेंट हमें बताया गया है कैपिटल M है, ये होता है करंट I इंटू एरिया के बराबर। I इंटू एरिया हो गया पाई r स्क्वायर इज l स्क्वायर बाय 4π स्क्वायर। सो पाई एंड पाई विल ऑल्सो कैंसिल आउट, ये मास आ जाएगा। हमें चाहिए थी लेंथ, तो लेंथ हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4πm डिवाइडेड बाय I, 4πm डिवाइडेड बाय I। So option B will be your correct answer. Question 29. In a series LCR circuit, the voltage across the resistance, capacitance and inductance is 10 volts. तीनों के अक्रॉस वोल्टेज बराबर है। सीरीज LCR सर्किट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब देखिए VL, VC और VR आपको बराबर दिए गए हैं 10 वोल्ट के बराबर। VL और VC बराबर हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं रेजोनेंस कंडीशन बन रही है, ठीक। इसका मतलब XL और XC जो है ये दोनों बराबर रहे होंगे, तभी जाकर के रेजोनेंस आता है। इफ द कैपेसिटेंस इज शॉर्ट सर्किटेड, कैपेसिटेंस शॉर्ट सर्किट करने का मतलब ये जो आपका इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टेंस है। कैपेसिटर को आपने शॉर्ट कर दिया तो बेसिकली यहाँ से करंट कुछ जाएगा नहीं, सब ऊपर से चला जाएगा। कैपेसिटेंस इज शॉर्ट सर्किटेड मतलब XC कर दिया गया है 0। द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस विल बी, अब देखिए वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस विल बी, XL और XC बराबर थे, विच वर इक्वल टू द रेजिस्टेंस, क्योंकि उसके अक्रॉस भी ड्रॉप बराबर था, तो ये तीनों की तीनों ही क्वांटिटीज बराबर आ रही थी। अभी भी XL और रेजिस्टेंस बराबर है। इस बात से एक बात और कही जा सकती है कि टोटल V नेट जो आया था, V नेट आया होगा VR के बराबर, क्योंकि VL और VC तो बराबर है, तो फेजर डायग्राम में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो V नेट इज इक्वल्स टू VR विच इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट्स। अब क्या हुआ है, XL और R आ रहे हैं, XL और R आ रहे हैं, तो अगर आप फेजर डायग्राम बनाएंगे तो VR इस तरफ आएगा, VL इस तरफ आएगा। VL और VR के बीच में आपको पता है π/2 का फेज डिफरेंस आता है, तो V नेट जो निकल के आएगा दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर
प्लस VL²। पिछली बार ये VL माइनस VC का स्क्वायर था, VL माइनस VC दोनों बराबर हो गए थे, इसलिए वो सिर्फ VR के बराबर आ रहा था। अब वो VR के बराबर नहीं आएगा। Vnet की वैल्यू लेकिन हमें मालूम है 10 वोल्ट्स आई थी, तो यही 10 वोल्ट्स की वैल्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ VR² प्लस VL² विच इज इक्वल्स टू 2V। तो अगर V की आप बात करेंगे तो ये हो जाएगा ये 10V² है, तो 10/√2 volts। So 10/√2, option C will be your correct answer. A body of mass m moving with velocity v collides head-on with another body of mass 2m which is initially at rest and sticks to it after collision. एक कोई 2m मास की बॉडी से कोई m मास की बॉडी किसी इनिशियल वेलोसिटी u से जा रही थी, v से जा रही थी, जाके टकराई, बाद में ये दोनों चिपक के चल रहे हैं, मतलब कैसा कोलिजन है? दिस इज अ perfectly inelastic collision. The ratio of kinetic energy of mass m before and after the collision. तो before collision mu था मोमेंटम, बाद में भी मोमेंटम mu जो भी नई वेलोसिटी आई होगी mv प्लस 2mv, क्योंकि दोनों ही साथ में स्टिक करके चल रहे हैं, तो नई वेलोसिटी जो आई होगी दिस विल बी m टाइम्स u डिवाइडेड बाय 3m, यानी कि u बाय 3। ये आपकी नई वेलोसिटी आई है। हमसे पूछा गया है रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास स्मॉल m की काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, बिफोर थी हाफ m u², आफ्टर कोलिजन हो गई हाफ m u² बाय 9 u बाय 3, तो हाफ m कैंसिल, u² कैंसिल, मेरे पास रेशियो आ जाएगा 9:1। 9:1 यानी ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। Question 31. At a pressure of 24 into 10⁵ dyne per centimeter square, the volume of O2 is 10 liters and mass is 20 grams. The RMS velocity will be, RMS velocity आपसे पूछी गई है, तो VRMS का आपके पास फॉर्मूला होता है √3p/ρ। इस डेंसिटी को भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रेशर तो दिया गया है, वॉल्यूम दी गई है, मास दिया गया है, तो इस इंफॉर्मेशन से आप डेंसिटी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। P इंटू मोलिकुलर वेट इज इक्वल्स टू ρRT, इस तरीके से आ जाएगा। और डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो आपको मास दिया ही गया है 20 ग्राम्स है, वॉल्यूम आपको दी गई है 10 लीटर्स है। आपको सिर्फ इसमें यूनिट कन्वर्जन्स प्रॉपर करते हुए इसको पूरा सॉल्व करना है। तो आप इस फॉर्मूले में अगर सारी वैल्यूज़ प्रॉपर यूनिट्स के साथ पुट करेंगे तो आपके पास में VRMS का वैल्यू आएगा। VRMS will be equal to 600 meter per second. 600 meter per second. Option C will be the correct answer. A square plate of side L has mass capital M. What is the moment of inertia about one of its diagonals? तो ये कोई स्क्वायर है, ये आपने कोई स्क्वायर पकड़ा, इसकी कोई डायगोनल ये है। अब देखिए स्क्वायर जो है इसकी दो डायगोनल रही होंगी, दोनों ही डायगोनल सिमेट्रिक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर आता है, और इन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम जो होगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाते हुए वो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होना चाहिए। इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होना चाहिए। इस वाली एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और आपको इस वाली एक्सिस के अबाउट भी पता है, तो इसके अबाउट भी ml²/12 आएगा, इसके अबाउट भी ml²/12 आएगा। स्क्वायर के लिए ये वाली एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है ये ml²/12 आता है। तो आप इस प्लेन में किसी भी एक्सिस की बात करेंगे फॉर स्क्वायर, नॉट फॉर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में ये सिमेट्री खत्म हो जाएगी, तो वहाँ पर ये वैलिड नहीं होगा, लेकिन स्क्वायर के लिए ये वाली एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है ड्यू टू सिमेट्री वो ml²/12 ही आ जाता है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 33. Two cars A and B are moving with a speed of 15 meter per second, 5 meter per second and accelerations as given. Then the minimum separation between them is, initially इनके बीच में 20 मीटर का सेपरेशन था। रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज करते हुए अगर इसको सॉल्व किया जाए तो मैं मान लेता हूँ कि ये कार A है, ये कार B है, इस कार B को मैंने रेस्ट पर मान लिया। अगर मैंने कार B को रेस्ट पर मान लिया है तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A ये बन जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन ऑफ A पीछे की तरफ -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का बनेगा। और S रिलेटिव की आप बात करेंगे तो S रिलेटिव आपके पास जो बन के आएगा दिस इज 20 मीटर्स, ये पॉजिटिव का ही बनेगा, इधर की तरफ ही उसको डिस्प्लेसमेंट -20 मीटर्स का बनेगा।
देन द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन देम इज, सबसे कम सेपरेशन कब हुआ होगा? तो सबसे कम सेपरेशन तब हुआ होगा जब ये रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो गई होगी। अभी वेलोसिटी तो आगे है, एक्सेलरेशन पीछे है, तो रिलेटिव वेलोसिटी लगातार कम हो रही है। ये हो सकता है या तो ये जाके इससे टकरा ही जाए, अगर उससे जाके टकरा गया होगा तो s जीरो हो गया होगा, तो एक केस वो भी हो सकता है। दूसरा केस हो सकता है कि ये उससे टकराया ही नहीं, पहले ही उससे पीछे पलट गया, या b वाली की स्पीड आगे बहुत तेजी से बढ़ती गई तो वो कभी कोलिजन हो ही नहीं पाया। अगर उस केस में आप बात करेंगे तो v रिलेटिव जीरो हो गया होगा। तो एक कंडीशन बन सकती है कि s रिलेटिव या तो जीरो हो जाए, उसके हिसाब से आप चेक करें, या v रिलेटिव जीरो हो जाए, उसके हिसाब से आपको चेक करना पड़ेगा। तो मिनिमम सेपरेशन तब आया होगा जब v रिलेटिव जीरो हो गया है। v रिलेटिव जीरो होने के लिए v रिलेटिव का स्क्वायर माइनस u रिलेटिव का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a रिलेटिव इंटू s रिलेटिव। ये तो कर दिया है हमने जीरो, माइनस u रिलेटिव इनिशियल ये था 100, दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a रिलेटिव था मेरे पास में -5 इंटू s रिलेटिव। तो s रिलेटिव की वैल्यू आप यहाँ से देखेंगे तो ये आएगा 10 मीटर। 10 मीटर का डिस्टेंस इनके पास में मिनिमम बचा होगा, तभी u रिलेटिव मेरा या v रिलेटिव मेरा जीरो हो चुका है। एक सिनेरियो ये भी बन सकता है कि कहीं s रिलेटिव तो जीरो नहीं हो रहा, तो s रिलेटिव को जीरो करते हुए भी आप v स्क्वायर u स्क्वायर को चेक कर सकते हैं, वो वाली कंडीशन में कुछ एक नेगेटिव सा रिजल्ट बन के आ रहा होगा। तो यहाँ से ऑप्शन बी जो है वो एक करेक्ट आंसर निकलेगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 34, टू रॉड्स ऑफ सेम लेंथ एंड सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन with Young's modulus y1 and y2 are connected in series, then the Young's modulus for the composite rod is। सीरीज में इनको कनेक्ट किया गया है, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है और दोनों की लेंथ जो है वो भी सेम है। इनका यंग्स मॉडुलस y1 और y2 ये अलग अलग है। तो कॉम्पोजिट रॉड का इक्विवेलेंट कितना यंग्स मॉडुलस निकल के आएगा, हमको ये निकालना है। इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस निकालने के लिए आप क्या करते हैं, डेल्टा L1 जितना आया है, डेल्टा L2 जितना आया है, दैट शुड बी इक्वल टू डेल्टा ऑफ इक्विवेलेंट रॉड। तो डेल्टा L1 को आप लिख सकते हैं FL1 अपॉन AY1 प्लस FL2 अपॉन AY2, दिस इज इक्वल्स टू, इसमें भी आपको उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। L जो है वो L1 प्लस L2 हो जाएगा, एरिया जो है वो उतना ही है, ये हो जाएगा Y इक्विवेलेंट के बराबर। तो एरिया विल कैंसिल आउट, एफ विल कैंसिल आउट। तो बराबर फोर्स के लिए ही आपको दोनों को चेक करना है, इसमें भी फोर्स F होना चाहिए, इसमें भी फोर्स F होना चाहिए। L1 L2 की वैल्यू बराबर है, तो L1 L2 की वैल्यू बराबर होगी तो ये भी पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, बस यहाँ पर ये वैल्यू 2 बन जाएगी। तो Y इक्विवेलेंट जो आपके पास बन के आएगा ये हो जाएगा, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो y1 प्लस y2 अपॉन y1 y2, तो 2y1 y2 अपॉन y1 प्लस y2, ये आपके पास आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 35, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर गिवन बाय x इक्वल्स टू 36t एंड 2y इज इक्वल्स टू 96t माइनस 9.8 t स्क्वायर। ये दो आपको इक्वेशन दी गई है। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन देखिए आपने t इक्वल टू 0 पर जिस वैल्यू से फेंका है वो वैल्यू आपको निकालनी है, ये थीटा निकालना है। ये थीटा निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपको साइन थीटा की टर्म में निकालना है। तो पहले यहाँ से Vy और Vx की वैल्यू निकाल लेते हैं। Vy Vx की वैल्यू निकल जाएगी तो आपको tan थीटा मिल जाएगा, tan थीटा से आप साइन थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप dx बाई dt देखेंगे तो dx बाई dt तो हो गया आपके पास में 36 मीटर पर सेकेंड। dy बाई dt अगर आप देखेंगे, इसको पूरे को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 48t बचेगा, 48t में से बचेगा 48 माइनस 4.9 का t स्क्वायर, तो 9.8t आ जाएगा वापस से। मैंने 2 डिवाइड कर दिया है, ये बना Vy, ये बना Vx। इन दोनों को अगर आप डिवाइड करेंगे तो Vy अपॉन Vx जो होता है दैट इज इक्वल्स टू tan थीटा, सो दैट इज कमिंग आउट टू बी 48 माइनस 9.8t डिवाइडेड बाय 36। t इक्वल टू 0 पे अगर आप चेक करेंगे, t इक्वल टू 0 पे तो 48 बाय 36 बन रहा है, तो ये हो जाएगा 4/3। tan थीटा अगर 4/3 है तो sin थीटा 4/5 बनेगा, sin थीटा 4/5, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर।
Question 36. Two bodies of masses 10 kg, 2 kg are moving with velocities this much and this much respectively. The velocity of their center of mass will be. Velocity of center of mass. तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है. m1v1 plus m2v2 डिवाइडेड बाय m1 plus m2. इतना आपको वेक्टोरियली सॉल्व करना है. 10 into 2 20, 2 into -10 -20. आई कैप कैंसिल हो जाएंगे. 10 into -7 -70. 2 into 35 प्लस 70 वो भी कैंसिल हो जाएंगे. 10 into 3 प्लस का 30, 2 into -3 माइनस का 6. तो 30 और -6 24 k कैप अपॉन टोटल मास इज 12 kg. तो 2 k कैप विल बी द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन 37. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस मच गॉस इज एस्टैब्लिश्ड अलोंग द पॉजिटिव z डायरेक्शन में जा रही है. A rectangular loop of side 10 cm and 5 cm carries a current of 12 ampere. The torque on the loop as shown in the figure is. तो टॉर्क आपके पास बन के आएगा m क्रॉस b के बराबर. m होता है I क्रॉस a वेक्टर क्रॉस b. तो करंट है हमारे पास में 12 एम्पियर. एरिया हो जाएगा 10 into 5 तो 0.1 इंटू 0.05 इंटू अच्छा m क्रॉस b. एरिया वेक्टर का अगर आप डायरेक्शन देखेंगे तो एरिया वेक्टर भी z डायरेक्शन में है, b वेक्टर भी z डायरेक्शन में है. तो m वेक्टर और b वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं. m वेक्टर b वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं. तो टॉर्क आपका 0 आ जाएगा. तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन 38. इन द सर्किट शोन मीटर ब्रिज इज इन बैलेंस स्टेट में है. तो मतलब गैल्वेनोमीटर में से कोई भी करंट नहीं जा रहा होगा. और x और 6 ओम सीरीज में होंगे, 40 और 60 सीरीज में होंगे. द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस x. तो x अपॉन 40 शुड बी इक्वल टू 6 अपॉन 60. तो x की वैल्यू निकल के आएगी 6 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 60. 6 एंड 6 विल कैंसिल आउट, 4 से भी कैंसिल हो जाएगा. तो x की वैल्यू निकल के आएगी 4 ओम. सो 4 ओम इज योर रेजिस्टेंस. इसके हिसाब से इस आर्म में रेजिस्टेंस बन गई 10 ओम और ये लेंथ टोटल 100 सेंटीमीटर है. तो रेजिस्टेंस ऑफ मीटर ब्रिज वायर ये हो गई 100 इंटू 0.1 दैट इज 10 ओम. तो ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम, दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है. तो आर इक्विवेलेंट ये बन जाएगा 5 ओम के बराबर. तो I निकल के आएगा V बाय 5 दैट इज 1 एम्पियर. तो X आपके पास आया 4 ओम, करंट आपके पास आया 1 एम्पियर. तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन 39. इफ K1 and K2 आर मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड व्हेन λ1 and λ2 रिस्पेक्टिवली, देन इफ λ1 इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ λ2, कौन सा रिलेशन सही है? तो K1 आपके पास आएगा hc बाय λ1 माइनस 5. K2 आपके पास आएगा hc बाय λ2 माइनस 5. K1 माइनस K2 की वैल्यू आप देखेंगे या K2 माइनस K1 की वैल्यू आप अगर देखेंगे तो 5 से 5 कैंसिल, hc कॉमन बाहर निकल आएगा 1 अपॉन λ2 माइनस 1 अपॉन λ1, जिसमें λ1 की वैल्यू 3 λ2 बोली गई है. तो λ1 की वैल्यू अगर आप 3 λ2 रखते हैं तो ये आपके पास निकल के आएगा 2/3 hc बाय λ2. ये आएगा K2 माइनस K1 के बराबर. इसका मतलब K2 जो है दैट इज ग्रेटर देन K1. एक बात तो पक्की है, तभी K2 माइनस K1 की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव निकल के आ रही है. उस हिसाब से आप सारे के सारे ऑप्शंस चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ऑप्शन बी जो है दैट इज योर करेक्ट आंसर. एक तो K2/3 के हिसाब से भी आंसर सही बैठेगा, बाकी में से कोई ऑप्शन आपका ठीक नहीं बैठेगा. क्वेश्चन 40. A uniform rope of length 12 मीटर 6 kg hangs vertically from a rigid support. और उसके नीचे एक 2 kg का ब्लॉक लटकाया गया है. 6 kg का मास है, 12 मीटर की लेंथ है. हमसे पूछा गया है अगर नीचे 0.06 मीटर का वेवलेंथ क्रिएट किया गया तो टॉप पर जाते जाते वेवलेंथ क्या हो जाएगा. पहली बात तो वेवलेंथ चेंज क्यों होगा? वेवलेंथ चेंज इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर जो मीडियम है और यहाँ पर जो मीडियम है वो अलग है. वो अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ पर टेंशन जो T1 है और यहाँ पर जो टेंशन T2 है ये अलग अलग है. तो T1 बाई T2 का रेशो अगर आप देखेंगे तो T1 ये सिर्फ 2 kg मास को संभाल रहा है और T2 ये 6 kg और 2 kg दोनों को संभाल रहा है. तो 8g के बराबर आएगा. तो T1 बाई T2 इज इक्वल्स टू 1/4.
एंड वेलोसिटी का रेशो जो है v1/v2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ t1/t2। म्यू दोनों के लिए बराबर बराबर है, मीडियम का मास पर यूनिट लेंथ जो है वो तो सेम है, तो t1/t2 बराबर बराबर है, ये आएगा 1/2 के बराबर। दिस इज इक्वल्स टू f λ1/f λ2। फ्रीक्वेंसी जो भी होती है वो सोर्स की प्रॉपर्टी होती है, तो सोर्स क्योंकि सेम रहा होगा इसलिए फ्रीक्वेंसी तो सेम आएगी। λ1/λ2 का रेशो भी 1/2 आएगा। तो यहाँ से अगर आप चेक करेंगे तो λ/2 ये निकल के आएगा 0.12 मीटर्स, 0.12 मीटर, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Question 41. The magnetic field of a traveling electromagnetic wave has a peak value of 20 nanotesla. The peak value of electric field strength. तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो C इंटू बी नॉट इस तरीके से निकाली जा सकती है। C आपको दिया गया है 3 इंटू 10⁸ इंटू B इज 20 इंटू 10⁻⁻9, 10⁸8, 10⁻⁻9 और 0 ये सब कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आएगा 6 वोल्ट्स पर मीटर, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 42, ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी वेक्टर, यानी कि वो प्रोजेक्शन ऑफ ए मांग रहा है अलोंग बी, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी कैप, ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट बी वेक्टर है i कैप प्लस j कैप डिवाइडेड बाय √2, उसका यूनिट वेक्टर आपको निकालना है। इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो 2 + 3 दैट इज 5, तो 5/√2 दैट इज ऑप्शन सी। तो 42 का आंसर आपका ऑप्शन सी आएगा। एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ आपको दिया गया है, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ आपको बनाना है। तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस ऐसा बोला गया है, यानी कि अगर इसको मैं v dv/ds लिखूं तो दैट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू s, तो v dv इज इक्वल टू k टाइम्स s ds। इसको पूरे को अगर आप इंटीग्रेट मारेंगे तो आपके पास आएगा v²/2 इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ s²/2, 2 से 2 कैंसिल, v निकल के आएगा अंडर रूट ऑफ k इंटू s, दैट इज v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s, यानी कि ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 4 charges are arranged at the corners of a square ABCD as shown in the figure. The force on the charge kept at the center O is. अब इस क्वेश्चन में एक खास बात है, देखिए चार्ज कौन सा रखा गया है ये नहीं बताया गया है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज रखते हुए अगर आप देखें तो इस पॉइंट पर अगर आपने पॉजिटिव चार्ज रखा तो इसके ऊपर इसके कारण फोर्स लग रहा होगा इधर के कारण फोर्स लग रहा होगा इधर, यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस हैं। इस नेगेटिव चार्ज के कारण भी यहाँ पर फोर्स लग रहा होगा, इस नेगेटिव चार्ज के कारण भी यहाँ पर फोर्स लग रहा होगा, नेट फोर्स निकल के आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज परपेंडिकुलर टू AB। अगर आप इसको नेगेटिव चार्ज अज्यूम करते तो ये पॉजिटिव वाले चार्जेस अपनी तरफ खींचते, नेगेटिव वाले चार्जेस इससे रिपेल करते, फिर भी ये फोर्स ऐसे ऊपर की तरफ आया होता। तो पॉजिटिव चार्ज माना तो ऐसा, नेगेटिव चार्ज माना तो ऐसा, दोनों ही सिनेरियोज में ना तो ये किसी डायगोनल के अक्रॉस आया ना ही ये 0 आया, ये परपेंडिकुलर टू साइड AB, यही साइड AB थी, दोनों ही केसेस में इसके परपेंडिकुलर आ रही है फोर्स, तो आपका ऑप्शन डी जो है दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 45, द डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम इज L, तो I इंटू एरिया अपॉन mv/r ये बनेगा, I ये हो गया एम्पियर, एरिया ये हो गया L² डिवाइडेड बाय मास हो गया m, वेलोसिटी L t-1, रेडियस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज L, तो L ये कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास ये डायमेंशन निकल के आएगा m-1at, यानी ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर? सो आई होप आपको सॉल्यूशंस में क्लैरिटी और मिली होगी। दोबारा से इस पेपर को ज़रूर से अटेम्प्ट करें, कहाँ पर गलती हुई है इस चीज़ को भी आप ज़रूर से नोटिस करें। क्लियर? ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, थैंक यू।